हेलो बच्चों। तो मैं आप सब लोगों के सामने में फिर से हाजिर हूँ और आज मैं जो चैप्टर लेकर के आया हूँ आपके सामने में, इस चैप्टर का टाइटल है संस्कृति। और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो सीबीएसई से और एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। उनकी जो हिंदी की किताब है क्षितिज भाग 2। तो चैप्टर का नाम है संस्कृति और इसके लेखक हैं श्रीमान भदंत आनंद कौशल्यायन। नाम थोड़ा सा बड़ा है और मैं लेखक महोदय का परिचय भी बोलूँगा और इसे हम लोग चैप्टर के आखिर में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है लेखक के बारे में जानना। क्योंकि लेखक के बारे में जानने से ये फ़ायदा होगा कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करने में सुविधा होगी। पहले थोड़ा सा मैं ये देख लेता हूँ और आपसे चर्चा कर लेता हूँ कि जो कुछ खास शब्द इस चैप्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। अगर आप पहले से ये मेरे साथ में जान लोगे, चर्चा कर लोगे, तो चैप्टर की बातों को समझने में काफ़ी सहूलियत होगी, है ना। तो पहला शब्द है आध्यात्मिक। तो जो बच्चे सीबीएसई सिलेबस को फॉलो करते हैं, अक्सर उन लोगों की अंग्रेजी अच्छी होती है, हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो मैं साथ साथ में इंग्लिश के भी शब्द इसमें दोहराऊंगा। तो आध्यात्मिक को कहते हैं परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाला, मन से संबंध रखने वाला। आप इसे ऐसे समझो, स्पिरिचुअल। ओके। साक्षात, आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, सीधे, समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो मतलब बिल्कुल रियल में आपके सामने में हो। आविष्कर्ता, दैट इज इन्वेंटर, वन हु इन्वेंट्स, आविष्कार करने वाला। परिष्कृत, परिष्कृत का मतलब है इम्प्रोवाइज्ड वर्जन, जिसका परिष्कार किया गया हो, शुद्ध किया हुआ हो, साफ किया हुआ हो, है ना। अनायास, बिना प्रयास के, आसानी से। कदाचित, शायद, परहैप्स, कभी। शीतोष्ण, ठंडा और गर्म। शीतोष्ण मतलब क्या, ठंडा भी और गर्म भी। निठल्ला, दैट इज लेजी, बेकार, अकर्मण्य, बिना काम धंधे का, खाली बैठा हुआ। मनीषियों, मनीषी शब्द किसे कहते हैं, वाइज पर्सन, है ना, वे लोग जो विद्वान हैं, जो बहुत विचारशील होते हैं। वशीभूत होना, वश में होना, अधीन होना, कब्जे में कर लेना। तृष्णा, इसका मतलब होता है प्यास, लोभ, लेकिन ये पानी की प्यास के बारे में नहीं है। प्यास तो है, पानी की प्यास भी हो सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर ये स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए यूज किया जाता है। अवश्यम भावी, अवश्य होने वाला, जिसका होना निश्चित हो, डिफिनिट हो। ओके। अविभाज्य, वन विच कैनॉट बी पार्टीशन, जो बांटा ना जा सके। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है संस्कृति। यहाँ इसके स्टार्ट में ही ये बताया गया है कि जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता मीन्स सिविलाइजेशन और संस्कृति का मतलब क्या है आपके लिए, दैट इज कल्चर। तो सचमुच में ये जो दो शब्द हैं सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कृति, इसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आमतौर पर लोग इसका मतलब समझ नहीं पाते। इन दो शब्दों के साथ में जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, विशेषण दैट इज एडजेक्टिव, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, हाँ, तो तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है, और ऐसा होता है सचमुच में। तो क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं हैं? क्या सभ्यता और संस्कृति, क्या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? अब हम इस चैप्टर में इसी चीज़ को अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो यू हैव टू इमेजिन, कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात्कार नहीं हुआ था। मतलब क्या कि यहाँ पर हमारे जो पूर्वज थे, मनुष्य लोग थे, वो थे, लेकिन उन्हें अभी पता नहीं चला था कि अग्नि, फायर का क्या इस्तेमाल होता है, उसे कैसे पैदा करते हैं, एंड हाउ कैन वी यूटिलाइज इट। आज तो घर घर चूल्हा जलता है,
लेकिन जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, कितना बड़ा इन्वेंटर रहा होगा, उसे कैसी फीलिंग हुई होगी, कितना खुश हुआ होगा, क्या सरप्राइज की फीलिंग आई होगी उसके अंदर में, है ना। तो अथवा कल्पना कीजिए, आपके पास में एक और एग्जाम्पल सोचने को कहा जा रहा है कि उस समय की कल्पना कीजिए जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल ये बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, तो वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा, वह भी कितना बड़ा इन्वेंटर रहा होगा, है ना। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है कि किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। ये दो ऐसी चीजें हैं, इसमें से आग का आविष्कार तो ऐसी चीज है जो कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में आप सोच करके अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि उसके पहले का जीवन कैसे रहा होगा और उसके बाद अचानक से ह्यूमन सिविलाइजेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुए होंगे। तो जिस योग्यता प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर, यहाँ पर योग्यता प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा की बात है, तो योग्यता किसे कहेंगे, दैट इज एबिलिटी, प्रवृत्ति को हम लोग टेंडेंसी कह सकते हैं, और प्रेरणा दैट इज इंस्पिरेशन फॉर यू। ओके, तो जिस योग्यता प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का वह सुई धागे का, आग का और सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, कल्चर, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ और उस संस्कृति के द्वारा, उस कल्चर के द्वारा जो इन्वेंशन हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही अच्छी बात है, और लेखक महोदय ने बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझाया है और डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि जिस एबिलिटी, टेंडेंसी और इंस्पिरेशन के बल पर आग का और सुई धागे का आविष्कार हुआ, मतलब सोचने की एक खास शैली, स्पेशल स्टाइल ऑफ थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, वो कल्चर है। और उस संस्कृति के द्वारा जो जो आविष्कार हुए, जो जो चीज़ें उसने दूसरों के लिए मतलब बनाई कि इससे मेरे बच्चों को ये सुविधा होगी, मेरे फैमिली को ये सुविधा होगी, हम सब लोग ठंड से बच करके रह सकते हैं, हम लोग पानी से बच करके रह सकते हैं, हम लोग मांस को पका करके खा सकते हैं। इस तरीके की बातें जो कुछ भी सोची गई उसका नाम है सिविलाइजेशन। तो जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक और वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। कौन सी पहली चीज? पहली चीज का मतलब है स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल टेंडेंसी एंड स्पेशल इंस्पिरेशन, जिसके बलबूते पर वो सुई धागे का या आग का आविष्कार करता है। तो ये स्पेशल एबिलिटी जिस आदमी में जितनी ज़्यादा होगी, वह उतना बड़ा इन्वेंटर हो सकता है। तो एक संस्कृत व्यक्ति का मतलब क्या है? संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं, यहाँ पर संस्कृत व्यक्ति का मतलब है ए कल्चर्ड मैन। ओके, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। फिर से पढ़ते हैं इसे कि जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, कोई भी नई बात ढूंढी इस प्रकृति में से, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। वही व्यक्ति असल में रियल कल्चर्ड मैन है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही ऐसे ही प्राप्त हो गई बिना कोशिश के, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन ना पाए, संस्कृत नहीं कहला सकता, है ना, वो कल्चर्ड नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें। यहाँ पर लेखक द ऑथर इज गोइंग टू प्रेजेंट अ मॉडर्न एग्जाम्पल फॉर यू ऑल।
तो मॉडर्न एग्जाम्पल क्या है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था, ही वॉज ए कल्चर्ड मैन। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ साथ ही उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। तो ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, है ना, अधिक सिविलाइज्ड भले ही कह सकें, पर न्यूटन के जितना संस्कृत नहीं कह सकते, न्यूटन के इतना कल्चर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूटन के अंदर में वो स्पेशल एबिलिटी, वो स्पेशल टेंडेंसी और इंस्पिरेशन थी जिसके बलबूते पर उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की। बाद के समय में तो उसके एप्लीकेशंस पर, उसके लिमिटेशंस के बारे में तरह तरह के कैलकुलेशंस हुए हैं, जिसके बारे में हम आइंस्टीन का नाम ले सकते हैं, स्टीफन हॉकिंग का नाम ले सकते हैं, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम ले सकते हैं, है ना। तो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में कि आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। आग के आविष्कार में कहीं ना कहीं ये बात कारण रही होगी कि हाँ, ऐसा करने से हम जो खाना पका करके खाएंगे तो हमारा पेट उसे आसानी से पचा पाएगा। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण, समय समय पर ज़्यादा गर्मी लगने से बचने के लिए, ज़्यादा ठंड लगने से बचने के लिए तथा शरीर को डेकोरेट करने की, सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा होगा। अब कल्पना कीजिए, नाउ यू हैव टू इमेजिन, उस आदमी की जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका तन ढका है, मतलब जिसके पास खाने की चीज़ें भी हैं, पहनने को ड्रेसेस भी हैं, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। मोती भरा थाल का मतलब है स्काई फिल्ड अप विथ स्टार्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स। तो पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। फिर से कहता हूं कि पेट भरने और तन ढकने की इच्छा, मतलब पेट भर खाना और पहनने को कपड़ा, ये जो इच्छा है ये मनुष्य की कल्चर की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। मतलब जिस व्यक्ति के पास में खाने के लिए कपड़े, खाने के लिए पेट भर भोजन है, घर में सामान है और पहनने के लिए तरह तरह के कपड़े हैं, लेकिन वो आदमी सचमुच में कल्चर्ड नहीं कहा जा सकता अगर वह निठल्ला बैठा हुआ है, या सचमुच में वो आदमी कल्चर्ड कहलाएगा अगर उसके पास पेट भर को खाने के लिए है, कपड़े पहनने के लिए है, घर है, लेकिन उसके अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हाँ वो बस लेजी की तरह से, आलसी की तरह से घर में बैठा रहे। क्योंकि अगर वो निठल्ला बैठा रहता है तो हम उसे कल्चर्ड नहीं कहेंगे। कल्चर्ड आदमी वो होगा जिसके अंदर और भी कुछ करने की, जानने की, सीखने की, दुनिया में एक नई खोज करने की इच्छा होगी। तो हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया है। सहज संस्कृति का मतलब है उनके अंदर में कोई सहज भावना आई होगी कि हाँ मुझे ये सोचना चाहिए, ये पता लगाना चाहिए, ये करना चाहिए। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था, है ना। तो जो आदमी जिसके पास खाने की चीज़ें रही होंगी, कपड़े रहे होंगे, इसके बावजूद में भी जब वो रात में तारों के बारे में सोचता होगा तो वही आदमी पहला पुरस्कर्ता था जिसके मन में नई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करने की उत्कंठा रही होगी, उसकी भूख रही होगी, क्यूरियोसिटी रही होगी, है ना। तो भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? अब यहाँ पर लेखक एक और सवाल खड़ा करते हैं कि क्या भौतिक प्रेरणा और क्यूरियोसिटी
क्या यही दो चीजें मानव संस्कृति कल्चर के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपना मुंह का कौर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ, मेरा मतलब है गौतम बुद्ध ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। तो बच्चों, इतने सारे 6-7 एग्जाम्पल्स के जरिए लेखक महोदय ने ये एक विशेष बात बताने की कोशिश की है जो हम मनुष्यों के अंदर में है। कुछ मनुष्यों के अंदर में ये भावना बड़ी बलवती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ में है, और कुछ लोगों के अंदर में ये भावना कमज़ोर होती है। तो जिनके अंदर में ये भावना बलवती है, स्ट्रॉन्ग है, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, समाज के लिए भी सोचते हैं। उनका मन हृदय अपने आसपास की गरीबी, अपने आसपास के कष्ट को देख करके भी उसके लिए कुछ करने को चाहता है, उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसीलिए यहाँ पर लेखक ने कार्ल मार्क्स का एग्जाम्पल दिया, लेनिन का एग्जाम्पल दिया, है ना, उन्होंने गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दिया, इतने सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। उन्होंने माँ के बारे में भी बताया है, उन्होंने पिता के बारे में भी बताया है। माता पिता का मतलब वे लोग जो अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनका पेट भरने के लिए अपने मुँह का कौर भी अपने बच्चों को खिला देते हैं। और माँ भले ही चाहे खुद कितनी तकलीफ़ में रही हो, अगर उसका बच्चा बीमार है, रो रहा है, बिलख रहा है, तो उसे वो गोद में लिए हुए सारी रात जगी रह सकती है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ये जो बातें हैं मनुष्यों में, ये एक बहुत ही विशेष बात है, बहुत ही स्पेशल बात है। और ये सब चीज़ें क्यों हैं, ये हमारे आपके लिए सोचने की भी बात है, जिसकी ओर ये लेखक महोदय इशारा कर रहे हैं। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। और सभ्यता क्या है? सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। तो ठीक है, मतलब एक प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, वो है कल्चर। इन्हीं जो मतलब कल्चर वह टेंडेंसी है जो लोगों के अंदर में उस भावना को, उस चीज़ को जगाती है, प्रेरित करती है, लगातार प्रेरित करती रहती है एक प्रोसेस को, एक काम को करने के लिए। और सभ्यता क्या है? सभ्यता उसका रिजल्ट है। तो हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, मतलब आवागमन, आने जाने के साधन, ट्रांसपोर्टेशन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके। हालांकि ये सब कहना बड़ा बुरा लगता है, लेकिन हम मनुष्यों में ये टेंडेंसी है, तो तभी तो लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े रहते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के पीछे लगे रहते हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं दूसरों के सिर पर पैर रख करके। इसी चीज़ को लेखक ने हमारे परस्पर कट मरने के तरीके के तरह से कहा है। तो ये सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे संस्कृति कहें या असंस्कृति कहें। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा, तो वह असंस्कृति होकर के ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है,
जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। दलबंदियों मतलब सैनिक, फोर्स, पावर। मानव संस्कृति, ह्यूमन कल्चर, एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। तो बच्चों, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन मैं एक बातें बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और आप सब बच्चों को इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। हो सके तो आपको मेरा ये लेक्चर एक बार दोबारा भी सुनना चाहिए। इसमें एक बहुत ही खास बात पर जोर दिया गया है जो आम जिंदगी की बातों में आपको महसूस नहीं होगी, दिखती तो है लेकिन छिपी हुई भावना है ये। और ये इस चैप्टर की चर्चा आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ भी कर सकते हैं, अपने पिताजी के साथ में, माँ के साथ में, भाई के साथ में, दादाजी के साथ में। और तब फिर से एक बार आपको इस चैप्टर पढ़ने का असली अर्थ समझ में आएगा, असली आनंद समझ में आएगा। ये बहुत ही स्पेशल चैप्टर है। तो बच्चों, एक बार मैं ज़रा सा ऐसा करता हूँ कि लेखक महोदय के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी समझ रहा हूँ, इसलिए मैं लेखक महोदय के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। आप इसे ज़रा सा ध्यान से सुने। इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन जी। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे और सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट और कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया, इनरिच किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफी चर्चित रहे हैं। ये जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा संस्कृति, यह एक्चुअली में एक निबंध है। तो संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति असल में किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न संस्कृति। तो उनकी दृष्टि में वही चीज सभ्यता और संस्कृति है जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। समझ रहे हैं ना बच्चे? तो इस तरीके से इस चैप्टर में लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने संस्कृति और सभ्यता के महत्व, उसकी विशेषता को, उसके अंतर को, और कैसे संस्कृति और सभ्यता अगर सही अर्थों में इस्तेमाल ना की जाए, इनका विजन, इनका ऑब्जेक्टिव क्लियर ना हो, तो ये असंस्कृति और असभ्यता हो सकती है, ये भी बताने की कोशिश की है। और इस चैप्टर की प्रासंगिकता इसलिए भी है कि आजकल के समय में मनुष्य विज्ञान, तकनीक और इसकी लगातार प्रगति में उस दौर पर पहुंच चुका है, उस स्टेज में पहुंच चुका है जहां पर कई बार इन चीज़ों का इस्तेमाल वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपने विनाश के लिए ही कर बैठता है, जिसमें उसकी कोशिश होती है सिर्फ ये कि हाँ मेरा प्रभुत्व ज़्यादा हो, और इसकी कोशिश में वह
मानवता के नुकसान की कोशिशें कर बैठता है और तब उसका वो प्रयास असंस्कृति हो जाती है और असभ्यता हो जाती है, क्योंकि वो मानव समाज के कल्याण की बातें नहीं होती, वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली बातें होती हैं। अच्छा, तो बच्चों जो लोग बौद्ध धर्म के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो उनसे संबंधित एक और भी चैप्टर है क्लास 9th में, ल्हासा की यात्रा। ये राहुल सांकृत्यायन जी की रचना थी, जिसमें उन्होंने अपना एक छोटा सा यात्रा वृत्तांत लिखा है। वो भी बौद्ध धर्म की संस्कृति से, बौद्ध धर्म की विचारधारा से बहुत प्रभावित रहे हैं। तो बच्चों इन सब बातों के साथ ही मैं आज का ये चैप्टर यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आगे हम लोग जल्दी ही एक और चैप्टर के साथ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल का नाम याद रखें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, रिकमेंड करें, सब्सक्राइब करें, है ना। हम लोग जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ विदा।